गाइस अभी रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन के जितने भी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर ग्रुप के अंदर और उसकी यूनिट्स में, तो उस पर रोक लगा दी है। मतलब अमेजॉन के ऊपर अब रोक लगा दी है कि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना ही अमेजॉन की जो यूनिट्स है कंपनी जो है वो फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। राइट, तो इस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। रोक इसलिए लगाई है क्योंकि अमेजॉन ने काफी सारी डिटेल्स जो है उसकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड छुपाई है। राइट, तो इसको उजागर नहीं किया, यानी कि काफी सारी डिटेल्स को बताया नहीं है इसने, अमेजॉन ने। तो इस चीज को देखते हुए इस पर अमेजॉन के ऊपर अब रोक लगा दी है कि अमेजॉन जो है फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये थी न्यूज, बट हम लोग समझेंगे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सिंपल तरीके से ये समझो कि सिंगापुर के अंदर ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पर इंटरनेशनली जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहां पर सुने जाते हैं। जैसे कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो यहां पर सुना जाएगा, या फिर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो भी वो यहां पर सुना जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर सिंगापुर की ये एक इंटरनेशनल कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, इस इंटरनेशनल कोर्ट ने ISIAC ने जजमेंट दिया है, अमेजॉन के फेवर में ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर के तहत रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उस पर रोक लगा दी गई है। और पेटिशन फाइल किया था एक्चुअली में, यानी कि हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि पेटिशन फाइल किया था अमेजॉन ने। अमेजॉन आप जानते हैं ई कॉमर्स जायंट कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। इसने पेटिशन फाइल किया SIAC ने, और पेटिशन के तहत जो ऑर्डर जो सामने आया वो ऑर्डर ये था कि जब तक पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो डील हुई थी अगस्त में 24,713 करोड़ रुपए की, उस डील पर स्टे लगा दिया है इन्होंने, रोक लगा दी है। और इस डील के तहत जो फ्यूचर रिटेल जो है वो सेल कर रहा था अपने रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग यूनिट्स को, रिलायंस रिटेल एंड फैशन स्टाइल को, तो उस पर यहां पर रोक लगाई है। तो देखो भाई, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस टॉपिक पे इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, ना कॉर्पोरेट सेक्टर की कर रहे हो, ना किसी शेयर मार्केट की तैयारी कर रहे हो। आप सिंपली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपको इस कोड के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी ये जो पूरी डील हुई है इसमें हुआ क्या था, तो मैं इसको अगर आपको समराइज कर दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि रिलायंस जो है वो बिग बाजार खरीद रही है, और बिग बाजार किसका है, फ्यूचर ग्रुप का है। तो इनकी जो डील हुई थी, अब देखना यहां पे समझने वाली बात आपके लिए ये है कि जैसे कि ये एक मॉल है, ठीक है, मॉल है, शॉपिंग मॉल। इस शॉपिंग मॉल में सामान है, आप जा रहे हो शॉपिंग मॉल, सामान खरीद के वापस लेकर आ रहे हो। आपने क्या किया, शॉपिंग मॉल का सामान खरीदा। सामान खरीदते समय क्या आपका शेयर होगा क्या शॉपिंग मॉल के ऊपर? नहीं होगा ना। आपने तो शॉपिंग मॉल का सामान खरीदा है, इसके शेयर्स नहीं खरीदे हैं, या आपकी कोई हिस्सेदारी शॉपिंग मॉल के साथ नहीं हुई है। शॉपिंग मॉल में एक सामान था, वो आप खरीद कर लेकर आ गए हो। ऐसे ही हुआ ये फ्यूचर ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिला, और रिलायंस कंपनी हम लोग को देखने को मिली। तो फ्यूचर ग्रुप जो है वो कर्जे में था, डेट में था, उसको चाहिए था कर्जे से बाहर निकलना। तो उसने सोचा कि अपने कुछ एसेट्स को, अपने रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग यूनिट्स को ये बेचेगा। राइट, तो इसका एसेट क्या है इस कंपनी का, बिग बाजार। राइट, एग्जांपल के तौर पर और भी काफी सारी चीजें इसकी, जैसे बिग बाजार अपन एग्जांपल लेते हैं जिससे कि सब लोग रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो फ्यूचर ग्रुप ने इस बिग बाजार को बेचने की बात करी रिलायंस को। यहां पर रिलायंस के कोई भी शेयर, या रिलायंस जो है वो फ्यूचर ग्रुप कंपनी को नहीं खरीद रहा, ना उसके शेयर को खरीदा है। ये सिंपली इसके जो ये बिग बाजार है, इसके जो एसेट्स हैं या गुड्स हैं, संपत्ति जो है, इसकी प्रॉपर्टी जो है, उसको परचेज कर रहा है। रिलायंस का कोई भी हाथ जो है वो इसके शेयर में नहीं हम लोग को नजर आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हुई अमेजॉन को? अब ये बात तो दो कंपनीज के बीच में चल रही है, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस, तो अमेजॉन यहां पर पिक्चर में बीच में कैसे आ गया? तो बैकग्राउंड पे आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा। अभी मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अमेजॉन के मेजर शेयर्स जो है वो इसके, मतलब यानी कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के मेजर शेयर जो है वो खरीद के रखे हुए हैं, परचेज किए हुए हैं। तो यानी कि अमेजॉन एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो ये पूरी डील हुई है, तो क्या ये डील सही है कि नहीं है, इस पर क्वेश्चन उठाया है अमेजॉन ने, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन को इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यानी कि एक शेयर होल्डर को ये जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली, और इसको लेकर ये पूरा मामला, पूरा इशू जो है वो सामने आया। और इतना ही नहीं हुआ है, ये मामला थोड़ा और ब्रॉड हो गया, एक्सपेंड हो गया, क्योंकि अमेजॉन के जो शेयर्स जो अमेजॉन ने परचेज किए हुए थे फ्यूचर ग्रुप से, तो उसके बारे में इस फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को नहीं पता था। यानी कि जो डील
अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुई थी उसके बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता था। तो इस चीज को लेकर भी अब एक मामला जो है वो सामने उठकर नजर आ रहा है, बट आप लोग को उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए सिंपली बस आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुई थी अगस्त में, उस डील के ऊपर होल्ड कर दिया है, रोक लगा दी उस डील को, क्योंकि अमेजॉन ने हस्तक्षेप किया। अमेजॉन ने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि अमेजॉन एक बड़ा मेजर शेयर होल्डर है फ्यूचर ग्रुप्स कंपनी का, राइट। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। और शेयर होल्डर और मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसको चाहिए था कि जो भी डील ये कर रहा है फ्यूचर ग्रुप उसके बारे में जानकारी हो। हालांकि थोड़ा सा ये मामला जो है ना वो बहुत ही मतलब मिक्स हो गया है। इससे पहले फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन को ऑफर किया था कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो अमेजॉन को दे रहा था अपने, जैसे मैंने आपको बताया ना बिग बाजार वगैरह अपने आउटलेट्स, वो बोल रहा था अमेजॉन से कि तुम खरीद लो, मैं कर्जे में हूं, बट अमेजॉन ने मना कर दिया, तब जाकर ये रिलायंस के पास गया। तो कहीं ना कहीं अमेजॉन को पूरी चीजों के बारे में पता था, बट अमेजॉन को ठेस इसलिए पहुंची क्योंकि इस डील के बारे में इसने बताया नहीं। और शेयर होल्डर होने के नाते इसको एक और इनसिक्योरिटी, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर है ये, अब इसकी जो एसेट्स वगैरह जो बिक जाएंगे, अब एसेट्स बिकने का इसके पास प्रॉफिट मुनाफा तो आएगा नहीं, क्योंकि एसेट बेचकर फ्यूचर ग्रुप अपने डेट वगैरह को रिलीज कर देगा, राइट, खत्म कर देगा, राइट। तो इससे अमेजॉन को फायदा नहीं होगा। तो इसको लेकर भी अमेजॉन ने ये पिटीशन जो है वो फाइल किया, बट इतनी जानकारी बस आपको होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अमेजॉन ने SIAC को ही क्यों अप्रोच किया, यानी कि इसके पास ही क्यों हो गई है, दूसरी किसी इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं गई। तो देखो गाइस, कभी भी एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किसी कंपनी के बीच में, तब पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि अगर कोई मामला होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट कहां पर रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोनों ने ही एग्री किया था कि ये सिंगापुर की इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो एग्रीमेंट था उसमें ये चीज इन्होंने एग्री करी थी। साथ ही साथ कि किस प्रकार के रूल्स नियम जो है वो रखाए जाएंगे, और सीट जो होगी आर्बिट्रेशन की वो किस प्रकार की होगी, यानी कि जो मध्यस्थता की जो सीट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो किस प्रकार की होगी। तो ये पूरी चीज पहले से प्री डिसाइड जो है वो कर दी जाती है, राइट। और इसी के तहत हम लोग को देखने को मिला था अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो एग्रीमेंट था, तो उसमें SIAC का मेंशन था पहले से ही, तो इसलिए मामला जो है वो SIAC में गया। और SIAC में मामले जो है वो किस प्रकार के देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से रिजॉल्व किए जाते हैं और क्या प्रोसीजर होता है पूरा। तो एक बार जैसे ही मामला दायर होता है, तो वो मामला जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए, यानी कि उसकी मध्यस्थता के लिए, उसको रिजॉल्व के लिए कि मामला जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, तो इसके लिए ये एक ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास जाता है और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपॉइंट करना होता है। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग को 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ट्राइब्यूनल है उसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 जजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि पूरी सुनवाई करेंगे। इनमें से जो 2 जजेस हैं, ये 2 जजेस उसको एक एक पार्टी जो है वो अपॉइंट करती है। जैसे एक जज जो है उसका नाम जो है वो दिया जाएगा इसके द्वारा, अमेजॉन के द्वारा, और एक का नाम दिया जाएगा फ्यूचर ग्रुप के द्वारा। तो इस प्रकार से 2 जज ऐसे इस तरीके से अपॉइंट होते हैं। और तीसरे जो मेंबर होते हैं उस ट्राइब्यूनल के, वो ज्वाइंटली अपॉइंट होते हैं, यानी कि दोनों ही अमेजॉन और रिलायंस ग्रुप ये दोनों ही बोलेंगे तब जाकर ये अपॉइंट किया जाएगा इनको, ठीक है। तो यही चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दोनों ही एक मेंबर को अपॉइंट करने में विफल रहे, फेल हो गए, तब उस समय क्या होगा, एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। बट ये जो अपॉइंटमेंट जो होता है वो काफी लंबे टाइम का होता है, बट फिर भी दोनों पार्टी जो है वो क्या कर सकती हैं, वो SIAC के पास जाकर मतलब अर्जेंट इमरजेंसी आर्बिट्रेटर की डिमांड कर सकती है कि उनको जल्दी से जल्दी जो है वो अर्जेंटली इंटरिम रिलीफ मिले, जल्दी से जल्दी उनको रिलीफ मिले और अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके, जिससे कि उनका केस जो है वो फटाफट मतलब उसका जजमेंट आ सके और उनको लंबे समय तक वेट ना करना पड़े। इसके अलावा एक कंसेप्ट और समझो आप, जैसे कि ये इंटरनेशनल कोर्ट है। अब इस कोर्ट ने अपना ऑर्डर तो दे दिया, स्टे करने की बात कर दी, ठीक है, जैसे इसी मामले से एग्जांपल लेते हुए समझे इस चीज को, तो स्टे करने की बात कर दी। बट फिर भी ये दोनों कंपनी जो है वो इन्होंने अपनी डील अगर कंटिन्यू रखी और अमेजॉन को फायदा अगर नहीं मिला, यानी कि इस कोर्ट का पालन अगर ये दोनों कंपनी नहीं कर रही है, फिर क्या होगा। तो उस केस में गाइस देखो, हालांकि हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस प्रकार के इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उसको लागू करने पर काम करे, ऐसा कुछ नहीं है हमारी कंट्री के अंदर कोई कानून। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेजॉन हमारी कंट्री के हाई कोर्ट के पास पहुंच सकती है। सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 के तहत हमारी भी हाई कोर्ट जो है, जो कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जिस प्रकार की रिलीफ प्रोवाइड कराई है, वैसी ही सेम रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा सकती है हमारी कंट्री की हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। और आज की डेट में सभी कंट्री जो है वो क्यों पहुंच रही हैं सिंगापुर के पास, तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर एक बड़ा हब बन चुका है, राइट, जहां पर कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनको ऐसा लगता है कि सिंगापुर के अंदर जो केसेस जो सुने जाते हैं वो न्यूट्रलाइज तरीके से सुने जाते हैं, यानी कोई पक्षपात वगैरह नहीं होता, राइट। और सिंगापुर जो है वो एक मतलब समय
अनुसार यानी कि काफी लंबे टाइम से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिंगापुर बन चुका है एक रेपुटेटेड कंट्री के तौर पर, जहां पर केसेस जो है वो रूल ऑफ लॉ के तहत जो है वो सुने जाते हैं, और सुनवाई जो होती है रूल ऑफ लॉ के तहत होती है, जजमेंट जो होता है रूल ऑफ लॉ के तहत होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, हाई इंटीग्रिटी यहां पर देखने को मिलती है। और इसी यही सब चीजें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। और इंडिया के केस में थोड़ा सा डर लगता है इन्वेस्टर्स को, उनको लगता है कि इंडिया में अगर केस फाइल किया गया तो इंडियन कोर्ट्स जो हमारी देखने को मिलती है, तो उनके जिस प्रकार के कई बार जजमेंट वगैरह जो होते हैं, तो उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो जाए, राइट। तो इसको लेकर थोड़ा सा डरते हैं ये। और 2019 की एनुअल रिपोर्ट जो SIAC की है, उसमें इंडिया के केसेस सबसे ज्यादा सिंगापुर में है, 485 केसेस हम लोग को देखने को मिले, फिर फिलीपींस के 122, फिर चाइना के 76 और USA के फिर 65 केस। तो इस प्रकार के केसेस भी इंडिया के देखने को मिल रहा है। और इंडिया के पास क्या कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है? तो याद रखना, हाँ, हम लोग का खुद का एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है जहां पर इंटरनेशनल मामले सुने जाते हैं, जो कि मुंबई के अंदर है। और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगापुर के अंदर है ये, और ये मामले जो है वो सुनता है। और रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन इसका खुद का है एक, और दूसरा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ UNCITRAL, इसके जो रूल्स हैं वो भी यहां पर रखकर सुनता है। जैसे कि जो रूल ऑफ लॉ जो लगता है वो इसका खुद का भी रहता है रूल्स, और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल जो हम लोग को देखने को मिलता है उसका भी रूल हम लोग को यहां पर नजर आता है, देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी अच्छे से।